क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी नदी कब एक विशाल महासागर में बदल जाती है? या एक छोटे से बीज से विशाल पेड़ कैसे उगता है? इसी तरह हमारे जीवन के छोटे छोटे बदलाव और धीरज बड़े अद्भुत परिणाम ला सकते हैं। प्रसिद्ध जापानी सोच शोशिन कहती है, शुरुआती का मन रखो, यानी हमेशा नए नजरिए से, खुले दिल से हर चीज को सीखने और अपनाने को तैयार रहो। जापान की यह प्राचीन फिलॉसफी हमें सिखाती है कि असली खूबसूरती अधूरापन, धैर्य और निरंतर सुधार में छुपी होती है। आज हम जानेंगे 5 ऐसे जापानी जीवन दर्शन जो आपको न सिर्फ आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाएंगे, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता, उद्देश्य और खुशी भी भर देंगे। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ बेहद खास जापानी जीवन दर्शन के बारे में, जिनसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। ये तकनीकें न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेंगी, बल्कि आपको मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर भी बनाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप इन जापानी सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाकर संतुलित, खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। काइजन, रोजमर्रा की जिंदगी में सतत सुधार। काइजन एक जापानी फिलॉसफी है जिसका अर्थ है निरंतर सुधार। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम रोजाना छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करें, जो धीरे धीरे बड़े लंबे समय तक टिकाऊ सुधारों में बदल जाए। यह फिलॉसफी अचानक या बहुत बड़े बदलाव से हटकर छोटे और आसान कदमों पर जोर देती है, जिन्हें हम रोजाना की लाइफस्टाइल में लगातार फॉलो कर सकते हैं। काइजन का उपयोग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग में तो जाना पहचाना है, लेकिन यह व्यक्तिगत डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ के लिए भी उतना ही कारगर साबित होता है, क्योंकि यह लगातार प्रगति की मानसिकता को बढ़ावा देता है। काइजन का मूल सिद्धांत है कि सुधार एक सामूहिक और क्रमिक प्रयास है, जिसमें नियमित रूप से विचार, रिफ्लेक्शन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन और सुधार, एडजस्टमेंट शामिल है। आमतौर पर काइजन को पीडीसीए साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट से जोड़ा जाता है। एक छोटे बदलाव की योजना बनाना, उसे लागू करना, उसके परिणामों की जांच करना और फिर उन नतीजों के आधार पर काम को स्टैंडर्डाइज या और बेहतर करना। व्यावहारिक उदाहरण, एक पर्सनल हेल्थ हैबिट्स। अगर कोई व्यक्ति एक कठिन डाइट या फिटनेस प्लान एकदम से शुरू करने के बजाय काइजन फिलॉसफी अपनाता है, तो वो छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करेगा, जैसे हर दिन 1 ग्लास पानी ज्यादा पीना या 5 मिनट की वॉक करना। जब यह आदत बन जाती है, तो धीरे धीरे इसमें नए हेल्दी बदलाव जोड़ता है। इन छोटे कदमों के जरिए महीनों में लाइफस्टाइल बेहतर हो जाती है और लंबे समय के लिए हेल्थ में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। 2. प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट ऑफिस या पढ़ाई में। कोई व्यक्ति अपने वर्क स्पेस को हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑर्गेनाइज करना शुरू कर सकता है, या हर दिन 3 इंपॉर्टेंट टास्क लिख सकता है। धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस कम करना, बैचिंग टास्क करना या टाइम ब्लॉकिंग जैसी छोटी आदतें जोड़कर वह अपनी दक्षता काफी बढ़ा लेता है। इस सतत सुधार से प्रोडक्टिविटी स्थायी रूप से बढ़ती है और बर्नआउट दूर रहता है। मसाकी इमाई, जापानी मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक काइजन द की टू जापान्स कॉम्पिटिटिव सक्सेस 1986 से काइजन को पूरी दुनिया में लोकप्रिय किया। वे इसे केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि कल्चरल माइंडसेट मानते हैं जो सतत सुधार के लिए जरूरी है। डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग, अमेरिकी स्टैटिस्टिशियन और कंसल्टेंट, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में क्वालिटी कंट्रोल और सतत सुधार की फिलॉसफी विकसित होने में अहम भूमिका निभाई। उनका पीडीसीए साइकिल काइजन के कोर में है। ताइची ओहनो, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के जनक, जिन्होंने काइजन को टोयोटा की मैन्युफैक्चरिंग में एम्बेड किया और बिजनेस एफिशिएंसी के लिए इस फिलॉसफी का मार्गदर्शन किया। काइजन को अपनी दिनचर्या में लागू करने से व्यक्ति की सोच, ग्रोथ माइंडसेट, लचीलापन, रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी बढ़ती है। जब आप रोज छोटे सुधार करते हैं, तो यही आदतें, कौशल और व्यवहार मिलकर लंबे समय में आपके पूरे सेल्फ डेवलपमेंट को बेहद महत्वपूर्ण रूप देते हैं। अब बात करते हैं अगले टेक्निक की,
जो है इकिगाई। अर्थपूर्ण रोजमर्रा की ग्रोथ के लिए अपना उद्देश्य ढूंढिए। इकिगाई एक गहरी जापानी फिलॉसफी है जिसका अर्थ है जीने का कारण या सुबह उठने का उद्देश्य। इकिगाई वह अवस्था है जहां आपकी पसंद, आपकी कुशलता, दुनिया की जरूरत और आपकी कमाई, ये चारों एक जगह मिलते हैं। जब व्यक्ति अपनी इकिगाई को पहचान लेता है तो उसके जीवन को मूल्य, आनंद और प्रेरणा मिलती है। इससे न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है बल्कि सतत विकास और खुशहाली भी मिलती है। इकिगाई केवल करियर चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू के लिए एक समग्र, होलिस्टिक दृष्टिकोण है। यह हमारी पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन, इन सभी को जोड़ते हुए जीवन में गहराई, संतुलन और आंतरिक तृप्ति लाता है। वेस्टर्न, पश्चिमी सोच अक्सर केवल करियर या आर्थिक सफलता पर केंद्रित रहती है, जबकि इकिगाई जीवन में संतुलन, आनंद और निरंतर जुड़ाव पर जोर देता है। प्रैक्टिकल उदाहरण, बागवानी को इकिगाई बनाना। मान लीजिए कोई प्राकृतिक सुंदरता और पौधों से बहुत प्रेम करता है। वह रोज पौधे, फूल और सब्जियां उगाता है। यह एक्टिविटी उसे धरती से जोड़ती है, तनाव घटाती है, शारीरिक व्यायाम भी देती है और उपलब्धि का एहसास कराती है। जब वह अपनी फसल समाज के लोगों के साथ बांटता है या उन्हें टिकाऊ बागवानी, सस्टेनेबल गार्डनिंग सिखाता है तो उससे सामाजिक जरूरत भी पूरी होती है। अगर वह अपनी फसल मार्केट में बेचता है तो उससे इनकम भी आता है। इस तरह चारों, पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन, एक साथ जुड़ जाते हैं और यही इकिगाई है। शिक्षा और मेंटरिंग, कोई व्यक्ति दूसरों को पढ़ाने और गाइड करने में खुशी महसूस करता है, उसकी कम्युनिकेशन और सुनने की स्किल्स बेहतरीन है, वह अपने समुदाय में शिक्षा की आवश्यकता देखता है, इसलिए बच्चों को ट्यूशन देना या युवाओं को गाइड करना शुरू करता है। इससे उसे आत्मिक तृप्ति भी मिलती है, समाज की जरूरतें भी पूरी होती हैं और वह टीचिंग या कोचिंग के जरिए कमा भी सकता है। यह जुड़ाव, संतुष्टि और उद्देश्य का अनुभव प्रतिदिन उपलब्ध कराता है। मेको कामिया, जापानी मनोचिकित्सक और विद्वान, जिनकी किताब ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ ने इकिगाई को लोकप्रिय बनाया। उनका मानना था कि इकिगाई जीवन को गहरा उद्देश्य देता है और मानसिक भावनात्मक तंदुरुस्ती के लिए महत्वपूर्ण है। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिराल्स, इन्होंने इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ 2016 नामक किताब लिखकर इकिगाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी। उन्होंने ओकिनावा द्वीप के बुजुर्गों के जीवन में इकिगाई की भूमिका पर शोध किया। वे मानते हैं कि इकिगाई से न केवल लंबी उम्र और खुशहाली मिलती है, बल्कि जीवन में निरंतर ऊर्जा और सक्रियता आती है। चिकागो ओजावा दे सिल्वा, इन मानव विज्ञानी ने अध्ययन में पाया कि किस तरह इकिगाई सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा सामुदायिक जुड़ाव से भी जुड़ा है और यह हर पीढ़ी के लिए अलग अलग मायने रखता है। इकिगाई को ढूंढना एक व्यक्तिगत और क्रमिक यात्रा है। इसके लिए अपनी पैशन, स्किल्स, समाज को मिलने वाले लाभ और उनकी स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी पर समय समय पर विचार करना होता है। इकिगाई अपनाने से मानसिक मजबूती, तनाव में कमी और एक्टिव, उद्देश्यपूर्ण जीवन मिलता है। चाहे हॉबी हो, रिश्ते हों या काम, इन छोटे छोटे आनंद के पलों को जीना मिलकर एक सार्थक जीवन बनाते हैं। रोजमर्रा की लाइफ में इकिगाई अपनाना मतलब उन एक्टिविटीज और रिश्तों को चुनना जो आपके मूल्यों और काबिलियत से मेल खाते हों। इससे हर दिन को नया महत्व मिलता है। जब आप इकिगाई को अपनाते हैं तो न सिर्फ ग्रोथ करते हैं, बल्कि आनंद और उद्देश्य से जीवन जीते हैं। अगला प्रिंसिपल है वाबी साबी, अधूरापन और अस्थायित्व को अपनाकर संतुलित जीवन। वाबी साबी जापानी सौंदर्य शास्त्र और दार्शनिक सोच है जो जीवन की अपूर्णता, अस्थायित्व और अधूरेपन में सुंदरता को पहचानता है। यह जैन बुद्धिज्म और ताओइज्म में गहराई से जुड़ा हुआ है और जीवन में बढ़ने घटने के प्राकृतिक चक्र को अपनाकर सादगी, विनम्रता और प्रामाणिकता की गहरी कद्र करना सिखाता है। वाबी साबी आधुनिक समाज की परफेक्शन, ज्यादा चाहत और स्थायित्व की प्यास का विपरीत दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि जीवन के बीतते पलों और हमारी स्वयं की कमियों में भी शांति और सुंदरता ढूंढी जा सकती है। वाबी शुरू में अकेलेपन या एकांत के लिए इस्तेमाल होता था,
लेकिन अब यह प्राकृतिक सादगी और शांत लय का प्रतीक है। साबी का मतलब होता है वक्त के साथ चीजों में उभरती अलग तरह की सुंदरता, उम्र का असर, घिसाव और अनुभव का गहरा रंग। दोनों मिलकर एक ऐसी सोच बनाते हैं जिसमें जीवन की अनिश्चितता, असंपूर्णता और अस्थायित्व में भी अपनापन और सुंदरता मिलती है। प्रैक्टिकल उदाहरण एक, किंसुगी गोल्डन रिपेयर। जापान में जब कोई बर्तन टूटता है तो उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि उसके टूटे हिस्सों को सोने, चांदी या प्लेटिनम से जोड़ा जाता है। इस किंसुगी कला में दरारों को छुपाने की बजाय उन्हें प्रमुखता दी जाती है। यह प्रैक्टिस वाबी साबी का जीता जागता उदाहरण है। कमजोरी और इतिहास को स्वीकार कर उस वस्तु को और खूबसूरत और अनूठा बना देना। यह हमें अपनी व्यक्तिगत दरारों और कमियों को भी अपनाना सिखाता है। हमारी कहानी और संघर्ष ही हमें खास बनाते हैं। तो जापानी चाय समारोह, चानोयू, जापानी टी सेरेमनी पूरी तरह से वाबी साबी के सिद्धांतों पर आधारित है। सादगी, शांत व्यवहार और प्राकृतिक तत्वों की सराहना। इसमें इस्तेमाल होने वाले पुराने बर्तन, कम अलंकरण वाली चाय की जगह और शांत, धीरे धीरे गुजरता समय, ये सब मिलकर एक विशेष अनुभव बनाते हैं जहां हर क्षण की अस्थायित्व और सादगी को स्वीकारा जाता है। रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग वाबी साबी हमारी सोच, रिश्तों और ग्रोथ के नजरिए को बदल सकता है। हमेशा परफेक्शन के बजाय अपनी सीमाओं और कमजोरियों को अपनाना, सादगी और संतुलन को भौतिक सुख सुविधा से ऊपर रखना, हर पल में वर्तमान, माइंडफुलनेस की साधना और जीवन के अस्थायित्व को समझना, संबंधों में दया और सच्चाई, खुद और दूसरों की कमजोरी को खुले दिल से मानना। प्रैक्टिकल लाइफ में वाबी साबी अपनाने का मतलब है पुरानी या इस्तेमाल की चीजों का प्यार से उपयोग करना, प्राकृतिक चीजों को प्राथमिकता देना या किसी असफलता को सीख के जरूरी हिस्से की तरह अपनाना। प्रसिद्ध विद्वान एवं संदर्भ लीनर्ड कोरेन पश्चिमी दुनिया में वाबी साबी को वाबी साबी फॉर आर्टिस्ट, डिजाइनर, पोएट्स एंड फिलोसोफर्स 6194 बुक के जरिए पॉपुलर बनाया। सेन्नो रिक्यू 1222 से 1991 जापान के चाय गुरु, जिन्होंने चाय समारोह में वाबी साबी को उसकी सरलता, प्राकृतिकता और विनम्रता के माध्यम से प्रतिष्ठित किया। जुनिचिरो तनिजाकी अपनी पुस्तक इन प्रेज ऑफ शैडोज 1933 में छाया, शैडो, अधूरापन और अस्थायित्व की सुंदरता का जिक्र किया जो वाबी साबी की आत्मा है। हरुकी मुराकामी आज के प्रसिद्ध लेखक, जिनकी कई कहानियों, उपन्यासों और पात्रों में ट्रांजेंस और अपूर्णता की गूढ़ सुंदरता देखी जा सकती है। सारांश में वाबी साबी जीवन को विनम्र, सहज और स्वीकार्य दृष्टि से देखने की फिलॉसफी है। यह याद दिलाती है कि सच्चा सौंदर्य उम्र, बदलाव व अधूरेपन में ही है और हर क्षण को उसकी खासियत और खामियों के साथ अपनाना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है शोशिन, ओपननेस और ग्रोथ के लिए बिगिनर माइंड। शोशिन जापानी बौद्ध ज़ेन बुद्धिज्म परंपरा से आया शब्द है, जिसका अर्थ है शुरुआती का मन या बिगिनर्स माइंडसेट। यह कॉन्सेप्ट सिखाता है कि हमें जीवन हो या कोई भी नई स्किल, उसे हमेशा खुली सोच, उत्साह और बिना पूर्वाग्रह के सीखना और अपनाना चाहिए। जैसे कोई नया शुरू करने वाला करता है, चाहे हमारी एक्सपर्टीज या अनुभव कुछ भी हो। इस माइंडसेट से जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और आजीवन ग्रोथ की भावना बनी रहती है और हम उस बंद सोच और अहंकार से बच जाते हैं जो अक्सर अनुभवी और जानकार लोगों में आ जाती है। शोशिन हमें अपनी ठहरी सोच या पुराने पैटर्न में फंसने से रोकता है। यह विनम्रता, ह्यूमिलिटी, नए आइडियाज को अपनाने की क्षमता और अनजान रास्तों को एक्सप्लोर करने का साहस देता है। प्रसिद्ध जैन टीचर शुनरयू सुजुकी ने अपनी मशहूर किताब ज़ेन माइंड, बिगिनर्स माइंड 1970 के जरिए इस सोच को जापान के बाहर भी लोकप्रिय बनाया। उन्होंने लिखा, शुरुआती के मन में अनगिनत संभावनाएं होती हैं, जबकि एक्सपर्ट के मन में बहुत कम। एग्जाम्पल, नई भाषा या नई स्किल सीखना। कोई प्रोफेशनल या अनुभवी इंसान भी जब शोशिन अपनाता है, वह नई भाषा सीखते समय खुद को एक शुरुआती की तरह ही देखता है, बिना जल्दबाजी या यह सोचकर कि सब आता है।
वह अपनी गलतियों को अपनाता है, करेक्शन के लिए खुला रहता है और हर छोटी खोज में खुशी ढूंढता है। यह एटीट्यूड सीखने की गति बढ़ाता है और निराशा कम करता है। वर्क प्लेस में क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑफिस में कोई मैनेजर या टेक्निकल एक्सपर्ट शोषण के भाव से अपनी बनी बनाई धारणाएं छोड़कर किसी जटिल समस्या या प्रोजेक्ट को देखता है। वह जूनियर या नए सदस्य की इनोवेटिव आइडिया को गंभीरता से सुनता है, नए तरीके अपनाता है। इस ओपन माइंडसेट से पूरी टीम में बेहतर समाधान और सहयोग की संभावना बनती है और आउटडेटेड पैटर्न से बचा जा सकता है। शोषण का अभ्यास आजीवन सीखना और मानसिक विनम्रता इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी को बढ़ाता है। यह आपको सिखाता है बदलाव के प्रति अपने अहंकार आधारित प्रतिरोध को हराना, अनिश्चितता और डाउट को मौके की तरह लेना, रिश्तों, काम या हॉबीज के प्रति हर बार नएपन और उत्साह से जुड़ना, मानसिक लचीलापन और एडेप्टिव गैप बनाना, जिससे समस्या सुलझाने और नए माहौल में एडजस्ट करना आसान हो। शुनरयू सुजुकी, ज़ेन बुद्धिस्ट पंडित, जिन्होंने ज़ेन माइंड बिगिनर्स माइंड किताब से इस विचार को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स के लेखक, जो शोषण की स्पिरिट को नई आदतें अपनाने और पुरानी सीमाओं को छोड़ने में महत्वपूर्ण मानते हैं। डोगन ज़ेनजी, 13वीं सदी के सोटो ज़ेन के संस्थापक, जिनकी शिक्षा में शोषण की जड़ें गहराई से दिखती हैं। कभी भी शुरुआती का मन मत छोड़ो, चाहे कितने भी अनुभवी क्यों ना बन जाओ। स्टीव जॉब्स, एप्पल के लेजेंडरी लीडर, जिन्होंने अनगिनत बार अपना माइंडसेट खोलकर रैडिकल इनोवेशन को जन्म दिया और टीम को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। शोषण अपनाने से आपका मन हमेशा सीखने, एडजस्ट होने और नई संभावनाओं को पाने के लिए तैयार रहता है। आप जिज्ञासा और लर्निंग का आनंद लेते हुए जिंदगी में सतत व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं। इसीलिए शोषण रोजमर्रा की ग्रोथ के लिए अमूल्य है। अगला प्रिंसिपल है ग्यामन, भीतरी मजबूती के लिए धैर्य और गरिमा के साथ सहनशीलता। गमन एक गहरा जापानी कॉन्सेप्ट है जिसकी जड़ें ज़ेन बुद्धिज्म में हैं और इसका अर्थ है असहनीय को भी धैर्य और गरिमा के साथ सहन करना। इसमें परसिवियरेंस, पेशेंस, टॉलरेंस और सेल्फ कंट्रोल जैसे गुण शामिल हैं, यानी मुश्किलों का सामना मजबूती, अनुशासन और सम्मान, डिग्निटी के साथ करना। गमन केवल चुपचाप सहना नहीं, बल्कि जागरूक और मजबूत तरीके से विपरीत परिस्थितियों में संतुलन और आत्ममर्यादा बनाए रखना है। यह फिलॉसफी हर इंसान को यह प्रेरणा देती है कि नकारात्मक भावनाओं को दबाए, कठिनाइयों को बिन शिकायत सहे और दूसरों पर अपनी परेशानियां न ला दें, बल्कि उनका आदर करें। जापान में गमन को हमेशा से सामूहिक कठिनाइयों, प्राकृतिक आपदाओं या विपत्ति के समय मानसिक दृढ़ता और सामाजिक एकजुटता का मूल माना गया है। एग्जाम्पल, प्राकृतिक आपदा के समय 2011 के तोहोकू भूकंप और सुनामी के बाद जबरदस्त नुकसान के बावजूद जापानी लोगों ने संयम और शांति बनाए रखी। न कोई अफरा तफरी, न लूट, बल्कि एक दूसरे की मदद। दुनिया भर में यह गमन की मिसाल बन गई और उनकी रेजिलियंस से सभी प्रेरित हुए। वर्कप्लेस में चुनौती, कार्यस्थल पर कोई कर्मचारी अत्यधिक दबाव या कठिनाई झेल रहा हो, लेकिन बिना शिकायत किए चुपचाप और धैर्यपूर्वक अपने काम को पूरा करे, यही गमन है। ऐसी सोच ऑफिस के माहौल को शांतिपूर्ण बनाती है और परिपक्वता व आपसी सम्मान को बढ़ाती है। रोजमर्रा की लाइफ में गमन कठिनाइयों और तकलीफों को बिना आपा खोए गरिमा के साथ सहना, शांत और धैर्यवान रवैया बनाए रखना, जिससे तनाव कम हो और मानसिक दृढ़ता बढ़े। निजी कष्टों को खुद तक सीमित रखकर सामूहिक भलाई को अधिक प्राथमिकता देना। अंदरूनी मजबूती विकसित करना ताकि जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना किया जा सके। ध्यान रहे, गमन संतुलित होना चाहिए। कभी कभी बहुत ज्यादा सहनशीलता हमारी भावनाओं को दबा सकती है या जरूरत के वक्त मदद मांगने से रोक सकती है। इसलिए गमन का बैलेंस्ड प्रैक्टिस मैच्योरिटी और इनर स्ट्रेंथ सिखाती है, लेकिन सेल्फ केयर की अहमियत बनाए रखती है। गमन के सिद्धांत ज़ेन बुद्धिज्म की शिक्षाओं से मेल खाते हैं। डीटी सुजुकी जैसे विद्वानों ने ज़ेन की रेजिलियंस और एंड्योरेंस पर कई शोध किए। अमेरिकी पर्यवेक्षकों जैसे हर्बर्ट शेयर ने जापानी समाज की एंड्योरेंस और सोशल कोहेजन के प्रमुख कारण के रूप में
गमन को पहचाना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी अमेरिकी इंटर्नमेंट कैंप्स में कैद लोगों ने गमन की भावना के अद्भुत उदाहरण दिए। स्मिथसोनियन की द आर्ट ऑफ गमन प्रदर्शनी में इसकी चर्चा मिलती है। आपदाओं के बाद जानी मानी रिसर्च में यह पाया गया है कि सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य और सामूहिक एकजुटता में गमन का बड़ा योगदान है। संक्षेप में, गमन आपके संघर्ष में भीतर की शक्ति, धैर्य और गरिमा को पैदा करता है। यह हर इंसान को मुश्किल समय में आत्मसम्मान ना खोते हुए परसिवियरेंस, सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल व सामाजिक ग्रोथ की सीख देता है। तो दोस्तों, ये थे 5 जापानी दर्शन जो हमें सिखाते हैं कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उत्साह के साथ सीखना, धैर्य रखना, छोटी छोटी चीजों में सुधार करना, जीवन का उद्देश्य पाना और अपूर्णता में सुंदरता देखना। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा जापानी विचार सबसे ज्यादा आपको प्रेरित करता है। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।